गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी वॉलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उपक्रम। उपक्रम मीन्स प्रेपरेशन। जी वॉलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के चरण: उपक्रम, उद्भवन, उद्भाषण, मूल्यांकन। थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। थॉर्नडाइक ने अधिगम के प्रयास और भूल। जो बिल्ली पिंजड़े में बंद थी वो बार बार प्रयास कर रही थी पिंजड़े को खोलने का, और उसमें त्रुटियां हो रही थी। त्रुटियां ये हो रही थी वो कि पिंजड़े में उछल कूद मचा रही थी, लेकिन वो पिंजड़े का दरवाज़ा खोलने में असमर्थ थी, क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि लीवर का बटन दबाने पर वह दरवाज़ा खुलता है और वह भोजन को प्राप्त कर पाएगी। तो इसका प्रतिपादन 1898 ईस्वी में थॉर्नडाइक जी ने अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत एवं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के नाम से किया है, और इसमें 3 मुख्य नियम बताए गए हैं, 5 गौण नियम बताए गए हैं। तो कुल मिलाकर टोटल हो गए 8 नियम। तो मुख्य नियमों में 3 नियम आते हैं, जिसमें से तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये 3 मुख्य नियम है। गौण नियमों में 5 नियम आते हैं, जिसकी चर्चा हम लेटर ऑन करेंगे। जबकि पॉलॉग ने अधिगम के क्लासिकल अनुबंधन, तो पॉलॉग ने अधिगम के क्लासिकल अनुबंधन और पीटर हेगार्डी ने सामाजिक मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक सिद्धांत का दिया। तो पॉलॉग ने जो अधिगम के क्लासिकल अनुबंधन, क्लासिकल थ्योरी की बात की है, इसमें जब एक पिंजड़े में उन्होंने एक कुत्ते को बंद किया था, तो उसमें जब घंटी बजती थी तो वह कुत्ता अवेयर होता था कि हाँ अब घंटी बजी है तो उसे भोजन मिलेगा। तो उसके सामने जब भोजन रखा जाता था तो भोजन को देखकर लार टपकाना शुरू करता था। लेकिन कुछ समय के बाद जब क्लासिकल कंडीशनिंग हुई तो उसे समझ में आया कि घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा। तो जब घंटी बजाई जाती थी तो सिर्फ घंटी सुनकर ही उसके मुंह से लार टपकने लगती थी। तो इस तरह से पॉलॉग जी ने अधिगम के क्लासिकल अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया है। पीटर हेगार्डी ने सामाजिक मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। व्यक्ति के अंतर्गत उन शारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं G.W. एल्पोर्ट। यह परिभाषा एल्पोर्ट ने व्यक्तित्व के संबंध में 1937 ईस्वी में दी थी। मतलब कोई भी व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है, उसके मनोशारीरिक, मतलब उसकी मन स्थिति और शारीरिक स्थिति, उसके मन के गुणों को जोड़कर और शारीरिक गुणों को जोड़कर, और जब वह गतिशील रूप से किसी पर्यावरण के संपर्क में आते हैं तो अपूर्व जो पहले से दिया गया ज्ञान है उसका समायोजन करके वह उस ज्ञान को बढ़ाते हैं और एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो ये जो डेफिनेशन है वो G.W. एल्पोर्ट ने दी है। सीखने में पलायन आधारित है। सीखने में पलायन नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है। उदाहरण, यदि विद्यालय में बच्चों को कठोर दंड दिया जाएगा तो कभी कभी विद्यालय नहीं आएंगे अथवा कभी नहीं आएंगे। तो इसमें सीखने में पलायन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मतलब कि जब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा, जैसे कि लीवर का बटन दबाने पर पिंजड़ा खुलता है, और जब वो पिंजड़े का गेट खुलता है तो अगर वह गेट का दरवाज़ा बिल्ली के पैरों पर गिर जाए तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। तो इस तरह से बिल्ली को पता चलेगा कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हुआ है तो दरवाज़ा खुलेगा तो वो मेरे पैर पे ही गिरेगा। तो नेक्स्ट टाइम वो अलर्ट हो जाएगी और अपने पैर को पीछे ही रखेगी और कोशिश यही करेगी वो बाहर ना निकले और ताकि उसे चोट ना लगे। तो इस तरह से बालक है, यदि उसे दंड मिलेगा तो वह सोचेगा कि स्कूल जाने पर मुझे दंड ही मिलेगा। तो इसलिए या तो वो स्कूल कभी कभी नहीं आएगा मार के डर से या दंड पाने के डर से, अथवा वह यह कोशिश करेगा कि वह हमेशा के लिए विद्यालय आना छोड़ दे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे कहते हैं स्वर विज्ञान। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन व उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे स्वर विज्ञान कहते हैं। वर्ड्स के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। तर्क करना। स्मरण से तात्पर्य पूर्व सीखे गए विषयों या पाठों
को चेतना में लाने से। स्मरण से मतलब कोई भी चीज़ है आप उसको याद कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वह घटना पूर्व में हुई होगी, तभी आपको स्मृति में उसे ला रहे हैं, और आपके पास स्मृति का लोप हो गया होगा और उस समय आपको वह घटना नहीं याद आई है, तो आप बार बार अपने दिमाग पर जोर डालते हैं कि 6 महीने पहले वो घटना मेरे साथ हुई थी, तो उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आप एक बार फ्लैशबैक करते हैं और पुराने स्मृतियों को पुनः ताज़ा करते हैं, और पुरानी स्मृतियों को ताज़ा करते हुए आप फिर से उन घटनाओं के बारे में पुनः सोचना शुरू करते हैं। तो इस तरह से आप स्मरण करते हैं। वुडवर्ड्स के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। स्मरण मतलब सीखे हुए पाठों को चेतना में लाना। स्मरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें 4 तरह की उपक्रियाएं होती हैं: सीखना, धारण करना, प्रत्याहान, पहचान करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्मरण से तात्पर्य है पूर्व सीखे गए विषयों या पाठों को चेतना में लाना। मतलब यदि आप भूल गए हैं तो आप पुनः रिवीजन करेंगे या 1-2 लाइनें भी पढ़ेंगे तो आपको पुराना सीखा हुआ ज्ञान फिर से पुनः जीवित हो उठेगा और आपको पुरानी सभी याद की हुई बातें याद आ जाएंगी और आप चीज़ों को फिर से पुनरावृत्ति करके उन्हें फिर से समझ पाएंगे और बेहतर तरह से समझ पाएंगे। तो इस तरह से स्मरण करने से पूर्व सीखे गए ज्ञान विषयों पाठों को चेतना में लाने से स्मरण प्रक्रिया तेज और जटिल हो जाती है। स्मरण प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। फाइन, थैंक यू।